जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना माउस लाते हैं तो उसके ऊपर येलो कलर का मोटा बॉर्डर आ जाता है। इसे हम प्री सिलेक्शन कहते हैं। प्री सिलेक्शन का मतलब है यदि आपने अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा दिया तो ये येलो बॉर्डर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर ब्लू कलर के बॉर्डर ने इसे हाईलाइट कर दिया। ब्लू कलर का बॉर्डर हमें सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बताता है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे येलो कलर का बॉर्डर और ब्लू कलर का बॉर्डर ज़्यादा यूजफुल नहीं लगते, इसलिए मैं इनको हमेशा ऑफ रखता हूँ। चलिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। चैप्टर नंबर 12 में मैं इसे डिटेल में बता चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। कस्टमाइज के द्वारा आप प्रीफरेंसेस में जाइए। प्रीफरेंसेस के विंडो में यहाँ व्यू पोर्ट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइट को अनचेक कर दीजिए और ओके का बटन दबा दीजिए। अब आते हैं हम अपने सिलेक्शन टूल पर। अपने कीबोर्ड का क्यू बटन प्रेस करके या डायरेक्ट टूल बार में सिलेक्शन टूल पर राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन टूल एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। यदि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट अपने आप डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब अपने माउस को खाली स्थान पर लाइए। यह बात ध्यान रहे कि सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए। अब अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाइए। माउस के ठीक नीचे की ओर प्लस का निशान आ गया है। इसका मतलब है कि आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करके मल्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना माउस एक बार फिर खाली स्थान पर लाइए। अब अपना आल्ट बटन दबाकर रखिए। अब आप देखेंगे माउस के ठीक नीचे माइनस का निशान आ रहा है। इसका मतलब है कि आप आल्ट के साथ किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। मगर मैं मल्टीपल सिलेक्शन और मल्टीपल डी सिलेक्शन के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करता हूँ। इस एक ही बटन से हमारे दोनों काम हो जाते हैं। इससे मेरा बहुत टाइम बचता है। अगर आप क्लिक करके मल्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करें। सभी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट करने के लिए व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर आकर क्लिक कर दीजिए। सभी ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएंगे। पिछले चैप्टर में हमने सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन और मल्टी डी सिलेक्शन के बारे में जाना। इस चैप्टर में हम सिलेक्शन से रिलेटेड और टूल के बारे में चर्चा करेंगे। इस टूल को हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन कहते हैं। यह विंडो सिलेक्शन की तरह काम करता है। हम व्यू पोर्ट में किसी एक पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक करके अपने बटन को दबाए रखते हुए अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो ये व्यू पोर्ट में एक रेक्टेंगल बनाता है। इस रेक्टेंगल के अंदर या रेक्टेंगल जिस ऑब्जेक्ट को टच करता है वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बगल में ये जो बटन है इसे विंडो क्रॉसिंग बटन कहते हैं, क्योंकि इस विंडो क्रॉसिंग बटन में ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर बना हुआ है वो इसके बॉर्डर के ऊपर है। इस वजह से विंडो सिलेक्शन जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब हम इसे क्लिक करके ग्रीन कलर के स्क्वायर को बीच में ले आते हैं। अब अगर हम विंडो सिलेक्शन करते हैं तो केवल वही चीज़ें सिलेक्ट होंगी जो पूरी तरीके से विंडो के अंदर हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा भी हिस्सा इस सिलेक्शन लाइन को टच कर रहा है या बाहर है तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। इस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के अंदर और भी कई तरह के सिलेक्शन हैं। कॉर्नर में वाइट कलर का जो डॉट है, राइट क्लिक करके इसे दबा के रखिए, सभी टूल बाहर आ जाएंगे। इसमें पहला सर्कुलर सिलेक्शन है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। आप अपने माउस को व्यू पोर्ट में लाइए, लेफ्ट बटन को दबा के रखते हुए माउस को ड्रैग कीजिए। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस टूल को हम फेंस सिलेक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं फेंस सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। आप इस टूल को सिलेक्ट कीजिए। आप व्यू पोर्ट में क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यह टूल तब काम स्टार्ट करेगा जब आप व्यू पोर्ट में आकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखते हुए अपने माउस को थोड़ा सा हिलाएंगे। जैसे ही आपको एक लाइन नजर आए आप अपने माउस के बटन को छोड़ दीजिए। अब आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे बॉर्डर बनता चला जाएगा। बॉर्डर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये लैसो सिलेक्शन है। इसको भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। आप इस टूल को सिलेक्ट कीजिए, व्यू पोर्ट में आइए, व्यू पोर्ट में लेफ्ट बटन दबा कर रखिए और अपने माउस को उस एरिया को ड्रैग कीजिए जो आपको सेलेक्ट करना है।
अब सबसे लास्ट में ये पेंट सिलेक्शन है। आप इस टूल को सिलेक्ट कीजिए, व्यू पोर्ट में आइए, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा कर रखिए, आप अपने माउस को मूव कीजिए, आपका माउस जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर के सभी टूल सिलेक्शन टूल के विंडो क्रॉसिंग के साथ काम करते हैं, लेकिन पेन टूल विंडो सिलेक्शन के साथ काम नहीं करता। आपको विंडो क्रॉसिंग को सिलेक्ट करके रखना होगा। पिछले चैप्टर में हमने माउस के द्वारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना सीखा था। इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट को उसके नाम और कैटेगरी के अनुसार सेलेक्ट करना सीखेंगे। सिलेक्शन टूल के पास ये जो टूल है इसे सेलेक्ट बाय नेम से भी जाना जाता है। इस टूल को सेलेक्ट करने की शॉर्ट फॉर्म है एच। जैसे ही आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के कुछ प्रमुख भागों पर हम चर्चा करेंगे ताकि हम इसका यूज करना सीख जाएं। ये जो एरिया है यहाँ पर उन सभी ऑब्जेक्टों के नाम दिए हुए हैं जो हमारे सीन में यूज हो रहे हैं। यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करके उसे ढूंढ सकते हैं। ऊपर यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो ज्योमेट्री का है। उसके बाद शेप, लाइट, कैमरा और हेल्पर का ऑप्शन है। जब भी आप कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाएं तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम उसके 3D मॉडल के अनुसार जरूर रखें। यदि आपने टेबल बनाई है तो उसका नाम टेबल ही रखें, चेयर बनाई है तो उसका नाम चेयर ही रखें, इसी तरीके से डोर का नाम डोर ही रखें। यदि आप इनका नाम इनके मॉडल के अनुसार नहीं रखेंगे तो उनको सेलेक्ट करने और ऑब्जेक्ट को ढूंढने में मुश्किल होगी। आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। क्रिएट पैनल में यहाँ नाम एंड कलर ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कीजिए। हमारे 3D प्रोजेक्ट में कैटेगरी के अनुसार बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम यहाँ अपने ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करें और उसे सेलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट कर लें। मान लीजिए आपने 3D सीन में बहुत सारी लाइट लगाई हैं और आपको सभी लाइटों को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस लिस्ट में केवल लाइट ही नज़र आनी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए आप इस लाइट के आइकन पर ऑल्ट के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ विंडो में केवल लाइट की लिस्ट ही नज़र आएगी। इस प्रकार आप किसी भी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट की लिस्ट को इस विंडो में आइसोलेट कर सकते हैं। सभी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए ये बटन है। आप इसे दबाकर सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट वापस ला सकते हैं। इससे अगला बटन सभी ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए है। यदि आपने कुछ कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप इस बटन से कैटेगरी के सिलेक्शन को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में मूव टूल के बारे में बात करेंगे। 3D मैक्स में 3D ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसे उसके सही स्थान पर रखने के लिए हमें मूव टूल की आवश्यकता होती है। मूव टूल की प्रैक्टिस के लिए हम क्रिएट पैनल के द्वारा एक कोन बना लेते हैं। क्रिएट पैनल से हम कोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में आकर अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाकर माउस को ड्रैग करेंगे। जब तक आप अपने माउस का बटन नहीं छोड़ेंगे तब तक माउस कोन के पहले रेडियस को सेट करेगा। जैसे ही आप अपने माउस को मूव करेंगे आप मॉडिफायर में फर्स्ट रेडियस की वैल्यू को चेंज होते हुए देख सकते हैं। जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे आप अपने आप ही कोन की हाइट कमांड में आ जाएंगे। आप अपने माउस को ऊपर की ओर ड्रैग करते हुए कोन की हाइट को सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन दोबारा क्लिक करेंगे तो आप कोन के दूसरे रेडियस की कमांड पर आ जाएंगे। यदि आप अपने माउस को ऊपर की ओर ड्रैग करते हैं तो रेडियस बड़ा होगा और यदि आप अपने माउस को नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो रेडियस कम होगा। अब मॉडिफायर पैनल में आकर कोन की वैल्यू को करेक्ट कर देते हैं। पहला रेडियस रखते हैं 10, दूसरा रेडियस रखते हैं 0 और हाइट रखते हैं 25। अगर हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट व्यू को जूम करके देखें
तो हमें पता चलेगा कि हमारा कोण व्यू पोर्ट के सेंटर में नहीं है। इससे पहले कि हम इसे सेंटर में लाएं, थोड़ा ग्रिड को समझ लेते हैं। यदि हम ग्राफ की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को प्रेजेंट करती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को प्रेजेंट करती है, और सीन में डेप्थ के लिए हम जेड का प्रयोग करते हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, परंतु यह 3D में वाई वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि जेड वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करता है। यह हमेशा याद रखें, कंफ्यूज ना हो। चलिए हम अपने इस ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट के सेंटर में ले चलते हैं। एनिमेशन टाइमलाइन के नीचे यहाँ एक्स वाई जेड दिया है। अभी आप इसमें कोई अमाउंट नहीं भर सकते। अभी इसमें जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं वह व्यू पोर्ट में माउस की पोजीशन बताते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें मूव टूल को सिलेक्ट करना होगा। टूल बार में यह हमारा मूव टूल है, इसकी शॉर्ट कमांड है W। आप इस टूल को सिलेक्ट कीजिए। व्यू पोर्ट में हमारा मूव टूल आ गया है। मूव टूल का साइज छोटा और बड़ा करने के लिए बैक स्पेस बटन के साथ जो माइनस और इक्वल का बटन है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं माइनस बटन दबाकर अपने इस टूल का साइज छोटा कर लेता हूँ। मूव टूल में 3 एरो दिए हैं, एक्स, वाई और जेड। आप जिस भी एरो के ऊपर अपना माउस ले जाएंगे वो एरो हाईलाइट हो जाएगा। आप अपने माउस को बटन दबा कर रखिए और ऑब्जेक्ट को उसी दिशा में मूव कीजिए। आप एक साथ 2 दिशाओं में भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 एरो के बीच में ये जो बॉक्स बनाया है, यहाँ पर अपना माउस लाइए। जैसे ये बॉक्स येलो कलर का हो जाए, लेफ्ट बटन दबाकर आप ऑब्जेक्ट को मूव कीजिए। एकदम सेंटर में नीचे यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, इस पर आप अपना माउस लाइए। जब ये येलो कलर का हो जाए तो लेफ्ट क्लिक के द्वारा आप इसे पकड़ लीजिए। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को एक ही बार में तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करने से पहले टाइमलाइन के नीचे यहाँ एक्स वाई जेड डिसेबल थे, परंतु मूव टूल सेलेक्ट करते ही एक्स वाई जेड के ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। अब आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डालकर ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ स्पिनर पर राइट क्लिक करके इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट के सेंटर में ला सकें। अब x की वैल्यू बढ़ाकर मैं 50 कर देता हूँ। आपने देखा हमारा ऑब्जेक्ट x एक्सिस पर 5 यूनिट आगे चला गया। इस प्रकार से हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। x, y, z में हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो व्यू पोर्ट के सेंटर के रिस्पेक्ट में होती है। यदि हमें अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर के रिस्पेक्ट की जगह अपने ऑब्जेक्ट की मौजूदा पोजीशन के आधार पर अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसे ऑफसेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को मौजूदा पोजीशन से 50 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दूं तो सेंटर से इसकी दूरी 100 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी। अब यहाँ एक्स एक्सिस में 50 अमाउंट भरूँ तो ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहेगा। ऑफसेट के लिए मूव टूल पर राइट क्लिक कीजिए, ये छोटी सी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर एक्स वाई जेड ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे नीचे कर रहे थे, परंतु ये जो साइड में एक्स वाई जेड है ये ऑफसेट का काम करते हैं। अब हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पर 50 कर देते हैं, तो आपने देखा यहाँ x की वैल्यू बढ़कर 100 हो गई और हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मौजूदा पोजीशन से 50 सेंटीमीटर आगे की ओर बढ़ गया। तो इस तरह से हमारा मूव टूल काम करता है। हमने ग्राफ में हमेशा देखा है कि y वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करता है, परंतु पर्सपेक्टिव व्यू में हमारा ज़्यादातर समय बीतता है, इसलिए नए बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्सपेक्टिव व्यू में जेड वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3D में ग्राफ टॉप व्यू से बनता है। चलिए हमारा अगला टॉपिक अब रोटेट टूल के बारे में है। मूव टूल के साथ ये रोटेट टूल है, इसकी हॉट की है E। लेफ्ट क्लिक के साथ रोटेट टूल को सेलेक्ट कीजिए। व्यू पोर्ट में आइए, ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे ऑब्जेक्ट के चारों ओर रोटेट कमांड एक्टिव हो गई है। रेड सर्किल एक्स एक्सिस पर रोटेट करने के लिए है। ग्रीन सर्कल वाई एक्सिस पर रोटेट करने के लिए है। ब्लू सर्कल जेड एक्सिस पर रोटेट करने के लिए है।
अगर आप सेंटर में अपना माउस रख के लेफ्ट क्लिक के साथ इसे रोटेट करेंगे तो ये तीनों एक्सिस पर एक साथ रोटेट होगा। बाहर की तरफ जो ये ग्रे बड़ा सर्कल है ये पर्सपेक्टिव व्यू में ठीक से काम नहीं करता। मैं पर्सपेक्टिव व्यू में इसे रोटेट करता हूँ। आप टॉप, फ्रंट और लेफ्ट व्यू में इसकी पोजीशन देखिए। इस प्रकार की रोटेशन हमारे किसी काम की नहीं है, परंतु ये बड़ा वाला ग्रे सर्कल फ्रंट, टॉप और लेफ्ट व्यू में ठीक से काम करता है। चलिए एक बार फिर हम अपने पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को एक बार फिर रोटेट करते हैं। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो रोटेशन टूल के ऊपर एक ब्रैकेट में नंबर आ जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम किस एक्सिस पर कितने डिग्री रोटेट कर रहे हैं। अपने काम में परफेक्शन और सिमिट्री लाने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं ही रोटेट नहीं कर सकते, हमें उसे प्रॉपर फिक्स डिग्री के साथ रोटेट करना चाहिए। इसके लिए रोटेशन टूल पर जाकर राइट क्लिक कीजिए। ये छोटी सी विंडो खुल जाएगी। यहाँ एक्स, वाई और जेड एक्सिस दिए हुए हैं। आपको ऑब्जेक्ट को जितने डिग्री रोटेट करना है आप वो अमाउंट यहाँ भर दीजिए। लेकिन काम करने के दौरान हमें ऑब्जेक्ट को बार बार रोटेट करना होता है, उसके लिए बार बार यहाँ आकर अमाउंट भरने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और उपाय है। स्नैप टूल के पास में स्नैप एंगल टूल दिया है जिसकी हॉट की है ए। रोटेट करने से पहले आप इसको एक्टिव कर लें। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कीजिए। अब हमारा ऑब्जेक्ट फ्रीली रोटेट नहीं हो रहा बल्कि 5 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो रहा है। ये कितने डिग्री पर रोटेट हो आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार फिक्स कर सकते हैं। स्नैप टूल पर या एंगल स्नैप टूल पर आप राइट क्लिक कीजिए, ये विंडो खुल जाएगी। ऑप्शन के टैब में यहाँ एंगल दिया हुआ है। आप जितने डिग्री अपने ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर भर दीजिए। मैं यहाँ पर 45 भर देता हूँ। चलिए इस विंडो को क्लोज करके पर्सपेक्टिव व्यू में चलकर अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के सेंटर पॉइंट पर ही रोटेट होता है? हमेशा ऐसा हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर मानकर उसके चारों ओर रोटेट होता हो, या हमारा ये ऑब्जेक्ट इस व्यू पोर्ट के सेंटर को अपना सेंटर मानकर इसके चारों ओर रोटेट हो। इसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला, हमें इस ऑब्जेक्ट के मौजूदा सेंटर को व्यू पोर्ट के एकदम सेंटर में लाना होगा। ऑब्जेक्ट के सेंटर को व्यू पोर्ट के सेंटर में लाने के लिए हम स्नैप टूल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के सेंटर को कैसे मूव करते हैं। आप स्नैप टूल पर राइट क्लिक कीजिए, ये विंडो खुल जाएगी। इसमें स्नैप टैब के अंदर सबसे ऊपर ग्रिड का ऑप्शन दिया है, इसको चेक इन कर लीजिए। अब आप इस विंडो को बंद कर दीजिए। व्यू पोर्ट में आइए, अपना माउस ग्रिड के पास लाइए। अब आप देख रहे हैं कि हमारे माउस का पॉइंटर ग्रिड पर स्नैप कर रहा है। कंट्रोल पैनल में यहाँ पर हायरार्की का टैब दिया हुआ है, आप इसे ऑन कीजिए। मेक श्योर ये पिवट टैब ऑन होना चाहिए। एडजस्ट पिवट के अंदर इफेक्ट पिवट ओनली को एक्टिव करना है। इसके बाद मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए, टॉप व्यू पोर्ट को एक्टिव कीजिए। मेक श्योर स्नैप टूल एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आप पिवट पॉइंट को ग्रिड के सेंटर में लाइए। अब आप इफेक्ट पिवट ओनली को ऑफ कर दीजिए, स्नैप टूल को ऑफ कर दीजिए। मेक श्योर स्नैप एंगल टूल एक्टिव रहना चाहिए। पर्सपेक्टिव व्यू में आइए, कीबोर्ड का ई बटन दबाकर रोटेट कमांड को एक्टिव कीजिए। अब जेड एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को रोटेट कीजिए। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट के सेंटर को बदलकर उसे रोटेट कर सकते हैं। यह हमारा स्केल टूल है। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और स्क्वायर। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिफॉर्म स्केल टूल सेलेक्ट होता है। स्केल टूल की हॉट की है आर। अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से स्केल टूल को एक्टिव कर लेते हैं। व्यू पोर्ट में आकर टी पोर्ट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्केल टूल है। इसका बीच वाला पोर्शन येलो है। बीच वाले पोर्शन में अपने माउस को लाकर लेफ्ट क्लिक दबाए रखें और माउस को हिलाएं। आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली स्केल हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों डायरेक्शन में एक साथ स्केल हो रहा है।
इसके बाद बाहर वाला ये जो हिस्सा है ये 2 डायरेक्शन में एक साथ स्केल करने के लिए है। यदि आपको किसी एक डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो इस टूल को यहाँ कॉर्नर से पकड़कर मूव कीजिए। टाइमलाइन में नीचे यहाँ एक्स वाई जेड दिए हैं। यहाँ पर वाई और जेड ग्रे आउट है। इसका मतलब आप इसमें कोई अमाउंट नहीं भर सकते, परंतु एक्स में आप भर सकते हैं। चलिए एक्स में 100 वैल्यू भरकर देखते हैं क्या होता है। एक्स में 100 वैल्यू भरते ही वाई और जेड में भी 100 वैल्यू अपने आप आ गई। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने यूनिफॉर्म स्केल टूल सेलेक्ट किया हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल टूल सेलेक्ट करके देखते हैं। ये टूल भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि यूनिफॉर्म स्केल टूल काम करता है। दोनों में फ़र्क ये है कि नॉन यूनिफॉर्म स्केल टूल में एक्स वाई जेड तीनों ऑप्शन ऑन होते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। इसके अलावा आप स्केल टूल पर राइट क्लिक करके इस छोटी विंडो द्वारा भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्क्वैश। ये टूल ठीक वैसे काम करता है जैसे किसी टेनिस बॉल को आप 2 विपरीत दिशाओं से दबा रहे हों। स्केल टूल में फ़िलहाल इतना ही। 3D में काम के दौरान हमें अपने व्यू पोर्ट को बार बार घुमाना पड़ता है। उसके लिए हमने व्यू पोर्ट नेविगेशन चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम शेडिंग मोड के बारे में पढ़ेंगे। शेडिंग मोड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट में यूज होने वाले मॉडल, मटेरियल, टेक्सचर किस तरीके से दिखेंगे ताकि काम के दौरान चीज़ों को समझने में और उन पर काम करने में आसानी हो। इस चैप्टर में हम व्यू पोर्ट शेडिंग मोड की मेन सेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड का जी बटन दबाकर ग्रिड को हाइड कर देते हैं ताकि चीज़ों को समझने में कोई गलती ना हो। एक एक करके सभी व्यू पोर्ट के ग्रिड को हाइड कर देते हैं। व्यू पोर्ट में मुख्यतः 2 प्रकार के शेड होते हैं, एक शेडिंग मोड, दूसरा वायर फ्रेम मोड। शेड मोड को ऑन और ऑफ करने के लिए हॉट की है F3। हमारा व्यू पोर्ट अभी शेड मोड में है। F3 बटन दबाते ही वायर फ्रेम में बदल जाएगा। 3D मॉडलिंग ज़्यादातर हम वायर फ्रेम मोड में करते हैं। जब हम अपने मॉडल पर मटेरियल टेक्सचर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त हम ज़्यादातर शेड मोड में रहते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा टेक्सचर या मटेरियल कैसा दिख रहा है। किसी भी ग्राफिक्स में एलिमेंट्स की जो एज होती है उसकी स्मूथनेस की बात करते हैं तो हम जानते हैं वहाँ स्मूथनेस पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे स्मूथनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। 3D मॉडल की एज को स्मूथ करने के लिए हम एंटी अलाइजिंग को बढ़ाते हैं। आप यहाँ वायर फ्रेम मोड में आइए। ये एज देख रहे हैं एकदम जिगजैग है, हम इसको स्मूथ करेंगे। व्यू पोर्ट के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में ये जो प्लस का निशान है इस पर राइट क्लिक कीजिए। इस पॉपअप मेन्यू में से कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट सेलेक्ट कीजिए। इसमें पहला टैब डिस्प्ले परफॉर्मेंस का है। इसमें यह एंटी अलाइजिंग क्वालिटी का स्लाइडर दिया हुआ है। इस स्लाइडर को आप मूव करके एकदम हाई क्वालिटी पर ले जाओ और ओके का बटन दबा दो। अब आप यहाँ देखिए हमारे मॉडल की एज एकदम स्मूथ हो गई है। कभी कभी हमें शेड मोड के साथ साथ मॉडल की एज को भी देखना होता है, तो उसके लिए हमें शेड मोड और वायर फ्रेम मोड दोनों को एक साथ ऑन करना होगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन को हम एज फेसिस मोड कहते हैं। उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर माउस ले जाकर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ नीचे एज फेसिस का ऑप्शन दिया है, आप उसको भी चेक इन कर लीजिए। तो शेड के साथ साथ मॉडल के एज या सेगमेंट भी नज़र आएंगे। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड का F4 बटन भी दबा सकते हैं। इस मेन्यू में दोबारा चलते हैं, एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं। ये हमारा क्ले मोड है। इसके अलावा स्टाइलाइज में चले जाएं और यहाँ ग्राफिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो आपको व्यू पोर्ट में चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आएंगी। वापस हम अपने डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड में चलते हैं। 3D में काम करते टाइम आप वायर फ्रेम मोड, शेड मोड या एक दो बार आपको एज फेसिस मोड में आने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड का W बटन दबाते हैं। इसका मतलब है W मूव टूल की हॉट की है। 3D Max में एक अच्छी सुविधा उपलब्ध है कि हम किसी भी हॉट की को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। हॉट की बनाते समय शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल ये सब अल्फ़ाबेट के साथ यूज होने वाले बटन हैं। इनके साथ आप हॉट की बनाने के लिए नंबर यूज़ नहीं कर सकते।
बहुत से बच्चे हॉटकी बनाने में स्पेस बार को भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं, परंतु स्पेस बार लॉक है। हॉटकी बनाने में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाले एक ऐसे टूल की हॉटकी बनाएंगे जिसकी हॉटकी उपलब्ध नहीं है। टूल की हॉटकी ऐसी होनी चाहिए जो टूल से थोड़ा संबंधित भी लगे। इस दौरान हम एक ऐसे टूल की हॉटकी को रिमूव करेंगे जिसको हम लगभग यूज़ नहीं करते। उस हॉटकी को हम ज़्यादा यूज होने वाले टूल पर अप्लाई करेंगे। स्नैप टूल पर राइट क्लिक कीजिए। ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग की ये विंडो खुल जाएगी। इसके लिए कोई हॉटकी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हम हॉटकी बनाएंगे। चलिए फ़िलहाल हम इसे अभी बंद कर देते हैं। कस्टमाइज में जाइए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हॉटकी एडिटर का है। ये हमारी हॉटकी एडिटर विंडो है। यहाँ पर हमारे सारे एक्शन लिखे हुए हैं। उसके सामने यहाँ पर उस एक्शन से रिलेटेड हॉटकी लिखी होती है, अगर अवेलेबल हो तो। यहाँ पर हम ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग को सर्च करेंगे। क्योंकि ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग एक एक्शन है, हॉटकी नहीं, इसलिए यहाँ पर सर्च फॉर एक्शन ऑन होना चाहिए। यहाँ पर हम ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग टाइप करेंगे। ये ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग का सर्च रिजल्ट है। आप देख पा रहे हैं कि ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग के लिए कोई भी हॉटकी उपलब्ध नहीं है। Alt+S को इसके लिए हम हॉटकी बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर Alt+S हॉटकी डालने के लिए आप पहले यहाँ पर माउस से क्लिक कर दीजिए। कीबोर्ड का Alt बटन दबाकर रखिए, उसके बाद S बटन दबाइए और दोनों बटनों को एक साथ छोड़ दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि Alt+S साइकिल एक्टिव स्नैप टाइप के लिए असाइन है। आप इसके सामने रिमूव बटन को दबाकर पुरानी कमांड को डीएक्टिवेट कर दीजिए और यहाँ असाइन के बटन को दबाकर ग्रिड एंड स्नैप टूल के लिए एक्टिव कर दीजिए। आप यहाँ देखेंगे कि इस एक्शन के लिए यहाँ हॉटकी जनरेट हो गई है। राइट टॉप में यहाँ पे सेव बटन के पास गियर का बटन है। आप इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव एज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से फाइल को नाम दीजिए और सेव का बटन दबा दीजिए। हॉटकी एडिटर को क्लोज कीजिए। अब अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ एस बटन दबाने जा रहा हूँ। ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग की ये विंडो खुल गई। तो इस प्रकार आप हॉटकी को अपनी कन्वीनियंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। हमारा 3D सीन एकदम रियल वर्ल्ड की तरह दिखना चाहिए। उसके लिए हमारा सीन प्रोपोर्शनली करेक्ट होना चाहिए। अगर हमारे सीन में कोई सेंटर टेबल है और वो किसी इंसान की कमर तक आ रही है तो वो रियल सीन नहीं लगेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर में किसी भी चीज़ को नापने के लिए आमतौर पर दो तरह के मेजर यूज होते हैं, एक फुट और इंच, दूसरा मीटर और सेंटीमीटर। इस चैप्टर में हम 3D मैक्स के यूनिट सेटअप के बारे में बात करेंगे। पहले हम इस रूम में एक सेंटर टेबल के रेफरेंस के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। अभी हमारा बॉक्स सेलेक्ट है। इधर मॉडिफायर पैनल में बॉक्स की हाइट, विड्थ और लेंथ नंबर में देख सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीट को, इंच को, या मीटर को, या सेंटीमीटर को। इसको ठीक से समझने के लिए हम यूनिट सेटअप खोल लेते हैं। यूनिट सेटअप के लिए आप कस्टमाइज में जाइए। नीचे से तीसरा नंबर यूनिट सेटअप का दिया हुआ है। ये हमारी यूनिट सेटअप विंडो है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जेनेरिक यूनिट सेलेक्ट है। जेनेरिक बाय डिफ़ॉल्ट इंच को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉक्स की जो XYZ वैल्यू है वो इंच में है। थोड़ी देर के लिए यूनिट सेटअप को बंद कर देते हैं। यदि हमारी सेंटर टेबल 2 बाय 4 फीट की है तो इसकी लेंथ के लिए हम 48 इंच भर देते हैं और चौड़ाई के लिए 24 इंच भर देते हैं और इसकी हाइट रखते हैं 18 इंच। अब हमारी टेबल रूम के प्रोपोर्शन के हिसाब से एकदम ठीक लग रही है। एक बार यूनिट सेटअप में चलते हैं। अब मैं जेनेरिक यूनिट से US स्टैंडर्ड पर स्विच करता हूँ। पुल डाउन लिस्ट में यहाँ डेसिमल इंचेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं नीचे ओके पर क्लिक करूँगा, साइड में बॉक्स के पैरामीटर में इंचेस शो होने लगेंगे। अब मैं ओके का बटन दबाने जा रहा हूँ। पहले यहाँ केवल नंबर शो हो रहे थे,
अभी भी उतने ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं हुई है क्योंकि जेनेरिक यूनिट इंचेज में ही होती है। अब नंबर के साथ इंचेस का सिंबल भी दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार फिर यूनिट सेटअप पर जाकर यूएस स्टैंडर्ड को थोड़ा विस्तार से देखें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेकंड लास्ट ऑप्शन है फीट फ्रैक्शन इंचेस का। इसमें हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है, अगर हम अपने कीबोर्ड से एक नंबर एंटर करें तो कंप्यूटर से 1 फीट समझे या 1 इंच। अगर यहाँ पर फीट को सिलेक्ट करते हैं तो एक नंबर को 3D Max 1 फुट समझेगा, और अगर आपने यहाँ इंच को सिलेक्ट किया तो एक नंबर को 3D Max 1 इंच समझेगा। मैं यहाँ पर इंचेस को सिलेक्ट करके ओके का बटन दबाने जा रहा हूँ। यहाँ पैरामीटर में आप देखिए, अब वैल्यू को 3D Max फीट और इंच में दिखा रहा है। अब हम कीबोर्ड की एंट्री द्वारा टेबल की हाइट को चेंज करेंगे। मैं हाइट को 1.5 फुट की जगह 2 फुट 4 इंच कर देता हूँ। आपने देखा टेबल की हाइट बढ़ गई है। टेबल की हाइट वापस 1.5 फीट करने के लिए हम हाइट कमांड में केवल 18 टाइप करके एंटर का बटन हिट करेंगे। आपने देखा हमने 18 के साथ इंच टाइप नहीं किया था, मगर 3D Max समझ गया कि यहाँ 18 का मतलब केवल 18 इंच है, क्योंकि हमने इंच को एक यूनिट माना था। चलिए एक बार फिर यूनिट सेटअप में चलते हैं। यूएस स्टैंडर्ड की जगह मैट्रिक सिस्टम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेते हैं। ओके का बटन दबा देते हैं। आपने देखा यहाँ पुरानी सभी वैल्यू चेंज हो गई हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज नहीं हुआ। आपको याद है हमारी टेबल की हाइट 1.5 फीट थी। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 फीट में 45.72 सेंटीमीटर होते हैं। इस चैप्टर में जो जानकारी दी गई है यूनिट सेटअप के बारे में 3D Max में काम करने के लिए इतना पर्याप्त है। अगले कुछ चैप्टर में क्वाड मेनू के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अभी तक देखा कि हमें कोई भी टूल सेलेक्ट करना होता है तो हम टूल बार या मेनू से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ टूल काम करने के दौरान बार बार यूज होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होते हैं, उनको क्वाड मेनू में रखा जाता है। क्वाड मेनू हमारे काम की गति को बहुत बढ़ा देता है। क्वाड मेनू में हमेशा एक जैसे ऑप्शन नहीं होते। क्वाड मेनू में कौन कौन से ऑप्शन और टूल अवेलेबल होंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन पर निर्भर करता है। इस सीन में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यूपोर्ट के किसी खाली स्थान पर अपने माउस का राइट क्लिक करें तो क्वाड मेनू खुल जाता है। क्वाड मेनू मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। पहले मेनू में डिस्प्ले से रिलेटेड टूल्स होते हैं, दूसरे मेनू में ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड टूल होते हैं। इस मेनू में आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऑप्शन ऑफ हैं। 3D Max में केवल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही ऑप्शन ऑन होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस मेन्यू में आइसोलेट का ऑप्शन ऑफ है। यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तभी आइसोलेट का ऑप्शन भी ऑन होगा। क्वाड मेनू ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट के हिसाब से खुलता है। अभी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना सेलेक्ट किए हुए क्वाड मेनू खोल रखा है। अब माउस का लेफ्ट क्लिक करके क्वाड मेनू वापस बंद कर देते हैं। अब मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्वाड मेनू को दोबारा खोलता हूँ। अब इस क्वाड मेनू में नीचे की ओर कुछ नए ऑप्शन आ गए हैं और ऊपर देख सकते हैं कि आइसोलेट का ऑप्शन भी ऑन हो गया है। अब माउस का लेफ्ट क्लिक करके क्वाड मेनू वापस बंद कर देते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार फिर व्यू पोर्ट में खाली स्थान पर राइट क्लिक करके क्वाड मेनू खोल लेते हैं। अब आपने देखा क्वाड मेनू में 2 नए ऑप्शन और ऐड हो गए हैं, टूल 1 और टूल 2। इसका मतलब यह है कि मेनू में इधर दिए गए ऑप्शन लाइन टूल पर अप्लाई हो सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को आपको अगले चैप्टर में डिटेल से समझाया जाएगा। इस चैप्टर में हमारा फोकस केवल क्वाड मेनू पर ही होना चाहिए। लाइन के बारे में भी आपको डिटेल से समझाया जाएगा। अभी के लिए आप केवल इतना ही समझ लीजिए कि 3D Max में लाइन के अंदर कई सब ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे मिलकर लाइन बनती है। हमारी लाइन सेलेक्ट है। मॉडिफायर में जाकर इस लाइन के एक सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार फिर हम अपना क्वाड मेनू खोलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि सब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन मेन्यू में खुल गए हैं। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि क्वाड मेनू हमारे ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के हिसाब से खुलता है। शुरुआत में नए स्टूडेंट को ऑप्शन नज़र नहीं आते हैं या ऑफ होते हैं जिनको उनको ज़रूरत होती है, तो वे इस बात को पहले चेक कर लें कि उन्होंने काम से रिलेटेड ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट किया है या नहीं। 3D Max सभी जगह इसी प्रकार से काम करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें।
इस चैप्टर में दी गई जानकारी आपके लिए कितनी यूजफुल रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और 3D मैक्स सीखने वाले अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। याद रखें, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो स्किल इंडिया को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा बल्कि देश एक कदम आगे बढ़ जाएगा। खाली स्थान पर आकर राइट क्लिक कीजिए, क्वाड मेन्यू खुल जाएगा। क्वाड मेन्यू में यहाँ पर आइसोलेट का ऑप्शन दिया है। आइसोलेट का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ को अलग थलग कर देना। आइसोलेट का ऑप्शन 3D मैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और हमें पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट पर काम करना है और आसपास के ऑब्जेक्ट हमें डिस्टर्ब भी ना करें, इसकी सुविधा के लिए आइसोलेट का ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमारे सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। यदि हम टी पोट को देखें तो टी पोट टेबल के सेंटर में नहीं है। फ्रंट, साइड और टॉप व्यू से देखें तो कई ऑब्जेक्ट बीच में आ रहे हैं, जिनके कारण टी पोट को सिलेक्ट करने में परेशानी होगी। इस समय हमें दो ऑब्जेक्ट पर काम करना है, एक टेबल जिसके सेंटर में टी पोट को लाना है, दूसरा टी पोट जिसको मूव करना है। तो ऐसी स्थिति में टी पोट और टेबल को पर्सपेक्टिव व्यू में आकर सेलेक्ट करके माउस का राइट बटन दबाकर इनको आइसोलेट कर देना चाहिए। ऑल डब्ल्यू दबाकर पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एफ बटन दबाकर फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब फ्रंट व्यू से इसकी पोजीशन सही करते हैं। एल बटन दबाकर लेफ्ट व्यू में आ जाते हैं, फिर लेफ्ट से इसकी पोजीशन को करेक्ट करते हैं। काम पूरा होने के बाद माउस का राइट बटन दबाकर क्वाड मेन्यू में से एंड आइसोलेट को सिलेक्ट करो। तो इस प्रकार आइसोलेट का हम सही यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में दी गई जानकारी आपके लिए कितनी यूजफुल रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और 3D मैक्स सीखने वाले अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं काम करने के लिए फोकस की ज़रूरत होती है और फोकस हमेशा एक जगह होना चाहिए। तो हमारे व्यू पोर्ट में केवल वही एलिमेंट्स विजिबल होने चाहिए जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत हो। बाकी सबको हाइड कर देना चाहिए ताकि आपको काम करने के लिए व्यू पोर्ट में ज़्यादा स्पेस मिल सके और आपका पूरा फोकस अपने काम पर हो। लेफ़्ट क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर क्लिक करके क्वाड मेनू खोल लेते हैं। क्वाड मेनू में यहाँ पर हाइड सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है। यदि हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। इसको वापस अनहाइड करने के लिए एक बार फिर व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर क्लिक करके क्वाड मेनू खोल लेते हैं और अनहाइड पर क्लिक कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। इस बार एक बार में हम कई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार फिर व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर क्लिक करके क्वाड मेनू खोल लेते हैं। यहाँ पर हाइड सिलेक्शन को एक बार फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे सेलेक्टेड सभी ऑब्जेक्ट हाइड हो गए हैं। व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर क्लिक करके क्वाड मेनू खोल लेते हैं। इस बार हमें केवल टी पोर्ट को अनहाइड करना है, तो इसके लिए हम अनहाइड बाय नेम को सिलेक्ट करेंगे। ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में यहाँ सभी हाइड ऑब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में से आपको अपनी ज़रूरत के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नीचे अनहाइड का बटन दबा दीजिए। यदि आपको 2 या 3 ऑब्जेक्ट के अलावा सभी को हाइड करना है तो उन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जो आपको हाइड नहीं करने और क्वाड मेन्यू में से हाइड अनसेलेक्टेड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप 3D मैक्स में हाइड अनहाइड के ऑप्शन को सही प्रकार से यूज कर सकते हैं। हाइड अनहाइड का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर काम खत्म करने के बाद उसको उसकी सही जगह पर रख चुके होते हैं और उस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी की हमें ज़रूरत भी हो और हम चाहते हैं कि काम के दौरान वह ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब भी ना हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देते हैं। चलिए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। यह हमारा एक प्लेन ऑब्जेक्ट है जिस पर एक स्टार का टेक्सचर अप्लाई है। हमें इस पर बने स्टार को ट्रेस करना है। सबसे पहले हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे।
राइट क्लिक करके क्वाड मेनू खोलेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर देंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। F बटन दबाकर हम फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। व्यू पोर्ट में राइट क्लिक करके क्वाड मेनू खोलेंगे। इस मेनू में से फ्रीज सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इससे हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को फ्रीज करते ही ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। अभी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हमारे ऑब्जेक्ट पर जो स्टार बना था हमें उसे ट्रेस करना था, परंतु फ्रीज करने के बाद हमें स्टार नज़र नहीं आ रहा। हमारा ऑब्जेक्ट फ्रीज भी रहे और उस पर जो टेक्सचर है वो भी नज़र आए, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाना होगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को अनफ्रीज करना होगा। खाली स्थान पर राइट क्लिक करके क्वाड मेन्यू में जाकर अनफ्रीज ऑल पर क्लिक कीजिए। फिर एक बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। खाली स्थान पर राइट क्लिक करके वापस क्वाड मेन्यू में आइए। नीचे से चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यह ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की विंडो खुल जाएगी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगले चैप्टर में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। अभी फिलहाल डिस्प्ले प्रॉपर्टी में नीचे से तीसरे नंबर पर शो फ्रोजन इन ग्रे के ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं और ओके के बटन को दबा देते हैं। अब एक बार फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके क्वाड मेनू में से फ्रीज सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि फ्रीज होने के बाद भी हम ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को देख पा रहे हैं। क्रिएट पैनल में जाकर शेप के अंदर लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे और स्टार की ट्रेसिंग करेंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने आसानी से स्टार को ट्रेस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। चैप्टर में 25 से लेकर 27 तक हमने मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल के बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम क्वाड मेनू के थ्रू ट्रांसफॉर्म के टूल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल की हमें काम करने के दौरान बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो इन एसेंशियल टूल को 3D मैक्स में क्वाड मेनू में भी रखा गया है। हम अपने सीन में से बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। माउस का राइट बटन दबाकर हम क्वाड मेनू खोलकर इस बॉक्स को आइसोलेट कर लेते हैं। अभी हमारा बॉक्स सेलेक्ट है। व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर माउस पर लेफ्ट क्लिक करके इस बॉक्स को अनसेलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके एक बार हम फिर क्वाड मेनू खोलते हैं। क्वाड मेनू में आप देख पा रहे हैं यहाँ ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड टूल हैं, मूव, रोटेट और स्केल। क्वाड मेनू में से मूव टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बॉक्स पर लेफ्ट क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मूव टूल के लिए ना तो आपको हॉटकी की ज़रूरत पड़ी और ना ही आपने टूल बार में से मूव टूल को सिलेक्ट किया। खाली स्थान पर लेफ्ट क्लिक करके एक बार बॉक्स को अनसेलेक्ट कर लेते हैं। खाली स्थान पर एक बार फिर राइट क्लिक करके क्वाड मेनू खोल लेते हैं। इस बार ये जो मूव टूल के सामने बॉक्स बना है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही मूव ट्रांसफॉर्म टाइप की छोटी विंडो खुल गई। अभी हम देख पा रहे हैं कि मूव ट्रांसफॉर्म टाइप की छोटी विंडो लेफ्ट अपर कॉर्नर में बहुत दूर है। इसे पकड़कर सेंटर में लाइए और क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इसे खोलोगे तो ये उसी स्थान पर खुलेगी जहाँ पर आपने इसे लास्ट टाइम रखा था। रोटेट टूल और स्केल टूल के लिए भी ये इसी प्रकार से काम करता है। यदि आपने मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल के हमारे चैप्टर नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर 25 से 27 ज़रूर देखें। और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। याद रखो, आप अपने देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। खाली स्थान पर राइट क्लिक कीजिए, क्वाड मेनू खुल जाएगा। इस क्वाड मेनू में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लोन, जिसे हम कॉपी के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम क्वाड मेनू में से क्लोन को सिलेक्ट करते हैं तो क्लोन के ऑप्शन की ये विंडो खुल जाती है।
क्लोन विंडो में सबसे पहला ऑप्शन कॉपी का है। मान लो आप किसी बिल्डिंग का एक पिलर बना रहे हो और उस बिल्डिंग के सभी पिलर एक जैसे हैं, तब आप पिलर बनाने के बाद बाकी पिलर की जगह उसकी कॉपी लगाओगे। तो मैं अभी यहाँ पर कॉपी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके का बटन दबा देता हूँ। अब मूव टूल से इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ। आपने देखा इस ऑब्जेक्ट के ठीक उसी जगह पर एक और कॉपी बन गई थी। ऑब्जेक्ट की इस कॉपी को हम डिलीट कर देते हैं। अपने इस ऑब्जेक्ट को एक बार फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा कर रखिए। मूव टूल से ऑब्जेक्ट को मूव कीजिए। अब माउस का बटन छोड़ दीजिए। फिर दोबारा वही विंडो खुल जाएगी, मगर इसमें एक नया ऑप्शन आ गया है नंबर ऑफ कॉपी का। जब हमने इसे क्वाड मेनू के थ्रू खोला था तो इसमें नंबर ऑफ कॉपी का ऑप्शन नहीं था। तो जब भी हमें कॉपी या क्लोन बनाना हो तो शिफ्ट के साथ मूव करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब हमें इस ऑप्शन की जितनी कॉपी चाहिए उतने नंबर को हम यहाँ भर देते हैं और ओके का बटन दबा देते हैं। चलिए कंट्रोल जेड दबाकर पुरानी कमांड कैंसिल कर देते हैं। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी और उसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंट कॉपी में क्या अंतर है यह जानना जरूरी है। कॉपी का मतलब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इंस्टेंट कॉपी का मतलब होता है कॉपी करने के बाद यदि हम ओरिजिनल या कॉपी किसी में कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज सभी कॉपी में हो जाएगा। तो इंस्टेंस कॉपी को सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि आप किसी इंस्टेंट कॉपी में चेंज कर रहे हैं और उसी ऑब्जेक्ट की अन्य कॉपियाँ हाइड हैं या हमारे सीन में दिख नहीं रही हैं तो उनमें भी चेंज हो जाएगा, जो आगे चलकर आपका काम बढ़ा सकता है। मान लीजिए हमें ये बात कंफर्म है कि बिल्डिंग के सभी पिलर का डिज़ाइन एक ही है, तो ऐसी स्थिति में इंस्टेंस ठीक से काम करेगा। आपके पास पिलर में कोई चेंज आया तो ऐसी स्थिति में आप एक पिलर में चेंज करोगे और वो चेंज सभी पिलर में अपने आप हो जाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा। अब एक बार फिर शिफ्ट के साथ ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। इस विंडो में से इस इंस्टेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी भी भर देते हैं और ओके का बटन दबा देते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस कॉपी बन गई। अब हम इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो चेंज इन सभी इंस्टेंस कॉपी में हो जाएगा। हमारे एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। मॉडिफायर पैनल में आइए, इसके किसी भी पैरामीटर में चेंज कीजिए, वो सभी इंस्टेंस कॉपी में अप्लाई होगा। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि हमें इंस्टेंस कॉपी में चेंज करना हो मगर इस कॉपी के साथ लिंक अन्य इंस्टेंट कॉपी में वो चेंज ना हो। अगले चैप्टर में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। हम एक नया बॉक्स बना लेते हैं। अब मॉडिफायर में आते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स का नाम लिखा है मगर ये नाम नॉर्मल फॉन्ट में लिखा है, बोल्ड नहीं है। पिछले चैप्टर में हमने इस बॉक्स की कई इंस्टेंस कॉपी बनाई थी। अब हम इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर मॉडिफायर में आते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स का नाम लिखा है मगर यहाँ पर इस बॉक्स का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा है तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की इंस्टेंट कॉपी है। इसके अलावा सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि बिल्डिंग के केवल एक पिलर का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप एक पिलर में चेंज करें लेकिन वो चेंज दूसरी इंस्टेंट कॉपी में ना हो तो 3D मैक्स में इसकी भी सुविधा है। अब आपको पता है कि इंस्टेंट कॉपी का नाम मॉडिफायर पैनल में बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है। आप अपना माउस बोल्ड अक्षर पर ले जाओ और राइट क्लिक करो। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इसमें से ऊपर से तीसरा ऑप्शन मेक यूनिक का है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये ऑब्जेक्ट यूनिक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका दूसरी इंस्टेंट कॉपी से कोई संबंध नहीं रहा। आप यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं, बोल्ड अक्षरों में नहीं रहा। अब आप इसमें कोई भी चेंज करके देखिए, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।
अब हम कॉपी रेफरेंस को देखते हैं काम कैसे करता है। इसके लिए व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर एक बॉक्स बना लेते हैं। शिफ्ट बटन के साथ इस बॉक्स को मूव करते हैं। अब माउस के बटन को छोड़ देते हैं। इस विंडो में से रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी नंबर ऑफ कॉपी बढ़ा देते हैं और ओके का बटन दबा देते हैं। हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉडिफायर में जाते हैं और इसमें से कुछ चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं हम जो भी चेंज इस ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं वो चेंज इसकी सभी कॉपी पर अप्लाई हो रहे हैं। यदि हम इन रेफरेंस कॉपी में से किसी एक को सिलेक्ट करें तो हम देखेंगे कि मॉडिफायर पैनल यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि हम इसमें यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो बॉक्स लिखा है ये बोल्ड अक्षरों में लिखा है। इसका मतलब हुआ कि ये अन्य दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है। यदि आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो मॉडिफायर पैनल खुल जाएगा। अब आप इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो ये इंस्टेंट कॉपी की तरह काम करेंगे। वैसे तो अभी आपको मॉडिफायर पैनल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। कॉपी रेफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ बैंड मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। बैंड मॉडिफायर को आगे चैप्टरों में डिटेल से समझाया जाएगा। अभी आप अपना फोकस केवल कॉपी रेफरेंस पर ही रखिए। अब हम मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और मॉडिफायर में जाकर यहाँ मॉडिफायर लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर क्लिक करके इस लिस्ट को खोल लेते हैं। ये सारे मॉडिफायर हैं, इनको ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करके ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं। इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर बैंड मॉडिफायर अप्लाई करते हैं। बैंड मॉडिफायर ढूंढने के लिए कीबोर्ड का बी बटन दबाते हैं। सबसे टॉप पर बैंड मॉडिफायर या बैंड टूल आ गया है। इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ नीचे मॉडिफायर पैनल में बैंड टूल के पैरामीटर दिए हुए हैं। यदि हम यहाँ से एंगल को चेंज करें तो चेंज सभी ऑब्जेक्ट में अप्लाई होगा। यहाँ पर बैंड टूल सेलेक्ट है और नीचे यहाँ पर डिलीट का बटन है। इस बटन को दबाकर हम बैंड मॉडिफायर को डिलीट कर देते हैं। अब इस मेन ऑब्जेक्ट की जगह जो हमने कॉपी ली थी उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं, कीबोर्ड का बी बटन प्रेस करते हैं और बैंड मॉडिफायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इनमें से कोई चेंज करें तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं और इस बार कीबोर्ड का टी बटन प्रेस करते हैं। लिस्ट में से टेपर को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैरामीटर में आगे कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अब आपने देखा दोनों ऑब्जेक्ट की शेप अलग अलग है। अब एक बार फिर हम अपने मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं और इस बार कीबोर्ड का टी बटन प्रेस करते हैं। इस लिस्ट में से हम ट्विस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट के एंगल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप देख पा रहे हैं ट्विस्ट मॉडिफायर सभी कॉपी रेफरेंस पर अप्लाई हो रहा है, जबकि इन दो ऑब्जेक्ट पर हम पहले से ही कोई और मॉडिफायर अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद भी इस पर ट्विस्ट मॉडिफायर काम कर रहा है। तो इस प्रकार कॉपी रेफरेंस काम करता है। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।